बुलेटिन में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं मोदी 3.0 का फर्स्ट डे फर्स्ट शो। शपथ ग्रहण से पहले ही पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग करके सरकार का एजेंडा साफ कर दिया। शपथ ग्रहण के कुछ ही घंटों के बाद पीएम मोदी एक्शन में नजर आए और अपने ऑफिस पहुंचे, अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बातचीत की और फिर पहली फाइल पर साइन किए। पीएम मोदी ने जिस पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए हैं वो किसानों से जुड़ी हुई थी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रविवार शाम को शपथ ग्रहण और सोमवार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 125 दिन के एजेंडे को लेकर एक्शन में आ चुके हैं। प्रधानमंत्री पीएमओ पहुंचे, कार्यभार संभाला। कैबिनेट बैठक से पहले तीसरे कार्यकाल की पहली फाइल पर दस्तखत किया। वो फाइल किसानों के हित की थी। कैबिनेट की पहली बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त घर देने पर भी फैसला हो सकता है। दोस्तों, 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। मतलब ये कि नरेंद्र मोदी का विजन साफ है, रोड मैप पूरी तरह तैयार। ये तभी साफ हो गया था जब शपथ लेने से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूबरू थे अपने उन सांसद साथियों से जिनको शपथ लेनी थी। शपथ शाम को थी, लेकिन नरेंद्र मोदी ने उन चुनिंदा सांसदों के साथ पहले ही बैठक में साफ कर दिया कि उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इसको किस तरीके से अंजाम देना है, कैसे काम करना है, रफ्तार रखनी है, प्राथमिकता किस काम को देनी है। मुझे लगता है कि जिस तरह माननीय नरेंद्र मोदी जी ने महिला है, युवा है, गरीब है, किसान है, उन लोगों के डेवलपमेंट के लिए जो प्लान बनाया है उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। और जब कल हमको जो चाय पे बुलाया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमको ये बताया था कि भाई मेरा 100 दिन का प्लान तैयार है। भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, उसके साथ साथ बिहार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके बारे में भी जो जिम्मेदारी दी गई है निर्णय होगा। ये उसी मीटिंग की तस्वीरें हैं जो शपथ से पहले पीएम मोदी ने ली। सारे दिग्गज नेता मोदी की बात ध्यान से सुन रहे हैं। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी ने संभावित मंत्रियों से 100 दिन के एजेंडे पर काम करने के लिए कहा है। मोदी ने इन मंत्रियों से कहा है कि मंत्री पद का ख्याल रख कैसे काम करना है। शपथ के बाद 100 दिन की कार्य योजना को अमली जामा पहनाना प्राथमिकता होनी चाहिए। विभाग की पेंडिंग योजनाओं को मूर्त रूप दिया जाए। लोगों का भरोसा मजबूत करना है, विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है। प्रधानमंत्री कोई नए नहीं बने हैं, कंटिन्यूएशन में बने हैं। लक्ष्य विकसित भारत बनाना, सब मिलके 365 दिन काम करना। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सांसदों को मोदी ने अपना विजन समझा दिया। कल की चाय पार्टी में शामिल सांसद आज मंत्री बन चुके हैं, लेकिन उनको स्पष्ट है कि मोदी क्या चाहते हैं। मोदी खुद भी एक्शन में हैं और जल्दी उनके मंत्री भी एक्शन में दिखेंगे। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी 3.0 में गुजरात के 2 नए चेहरों को जगह मिली है। सिया पाटिल और नीबूबेन बामनिया ने मंत्री पद की शपथ ली और वहीं इस बार पुरुषोत्तम रुपाला और देबू सिंह चौहान का मंत्रिमंडल से पत्ता कटा है। पिछली बार ये सरकार में दोनों मंत्री थे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी
मैं CR पाटिल, मैं नीमूबेन बांभणिया, अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनकर तैयार है और इस नई टीम में गुजरात की हिस्सेदारी भी जोरदार है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह गुजरात से आते हैं। इनके साथ इस बार सरकार में नए चेहरों को भी जगह मिली है। उन्हीं में से एक हैं गुजरात की नवसारी लोकसभा सीट से 7,73,000 वोटों की भारी मार्जिन से जीत दर्ज करने वाले CR पाटिल। CR पाटिल ने भी रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। CR पाटिल गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष हैं। लगातार चौथी बार नवसारी से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। CR पाटिल ने जमीनी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है। पन्ना प्रमुख के कॉन्सेप्ट को सफल बनाने में इनकी अहम भूमिका मानी जाती है। PM मोदी के वाराणसी लोकसभा सीट पर बूथ मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद CR पाटिल ने कहा कि जिम्मेदारी क्या होती है ये उन्हें PM मोदी ने सिखाया है। वो नई जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जवाबदारी क्या होती है और विकास क्या होता है वो दिखाया है और उसके अंदर हमें भी सहयोग करने का एक मौका मिला है। उसके लिए हम जवाबदारी के साथ उसके काम के अंदर हम लोग का हाथ बढ़ाएंगे। जयंती भाई भावनगर लोकसभा सीट से जीतकर पहली बार सांसद बनी नीमूबेन बांभणिया को भी मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। नीमूबेन बांभणिया सौराष्ट्र के कोली समुदाय से आती है। ये पेशे से टीचर हैं और जमीनी स्तर पर अच्छी पकड़ है। नीमूबेन भावनगर नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। गुजरात सरकार के कोली विकास निगम में डायरेक्टर भी रही हैं और भावनगर सीट से 4,55,289 वोटों से जीतकर सांसद बनी हैं। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि गुजरात की पोरबंदर लोकसभा सीट से जीतकर आए मनसुख मांडविया को एक बार फिर टीम मोदी में जगह मिली है। मांडविया मोदी सरकार में कई अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। मनसुख मांडविया गुजरात बीजेपी के बड़े पाटीदार चेहरों में से एक हैं। साल 2002 से लेकर 2007 तक गुजरात विधानसभा में विधायक रहे। साल 2010 में गुजरात एग्रो इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन के चेयरमैन बने। साल 2012 से 2024 तक राज्यसभा सांसद रहे हैं। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े और पोरबंदर से सांसद बने। मांडविया ने ABVP से राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। I सुब्रमण्यम जयशंकर do swear in the name of God। एस जयशंकर गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। माना जा रहा है कि एक बार फिर इन्हें विदेश मंत्रालय की जिम्मेदारी मिल सकती है। As by law established। इन सबके बीच मोदी मंत्रिमंडल में गुजरात के दो पुराने चेहरों का पत्ता कट गया है। इस बार पुरुषोत्तम रूपाला और देबू सिंह चौहान को मंत्री नहीं बनाया गया। पुरुषोत्तम रूपाला क्षत्रिय समाज पर विवादित बयान की वजह से सुर्खियों में रहे। हालांकि उन्होंने राजकोट सीट से जीत दर्ज की है। इसके बावजूद उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा। जबकि देबू सिंह चौहान पिछली सरकार में राज्य मंत्री थे। अब उनकी जगह नीमूबेन को जगह मिली है। ये पहली बार हुआ है कि PM मोदी गठबंधन की सरकार चलाएंगे। जाहिर सी बात है कि उन्हें अपने सहयोगियों का भी ख्याल रखना होगा। मगर बीजेपी साफ कर चुकी है कि गृह, वित्त, रक्षा और विदेश मंत्रालय अपने पास ही रखेगी। इससे संदेश साफ है कि सरकार सहयोगियों के साथ तो चलेगी मगर दबाव में नहीं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला ने CM भूपेंद्र पटेल को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। विधायक इमरान खेड़ावाला का कहना यह है कि उनकी जान को खतरा है। इस पूरे मामले पर आज तक संवाददाता ब्रजेश दोषी ने इमरान खेड़ावाला के साथ खास बातचीत की है। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। गुजरात कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी मिली है। हमारे साथ हुए हैं, उनसे बात करते हैं क्या मामला था और क्यों विधायक को धमकी दी गई। जमालपुर खांडनी सिरी विस्तार कहलाता है। यहाँ पर मेरा ऑफिस है, 20 साल से ऑफिस है यहाँ। तो कल मैं रात को नहीं था तो मेरे परिवार के लोग बैठे थे। उस वक्त ये जो हिस्ट्री सीटर है यहाँ का, तो उसने बिल्कुल इस तरह से मेरे भाभी थे, मेरे भाई के वाइफ, मेरी भतीजी थी मेरी, उनके साथ आके बदतमीजी की, गाली गलौज की और उनको बिल्कुल मार डालने की धमकी दी कि मैं तुम्हारे को सुबह नहीं होने दूंगा, एक आध की विकेट गिरा दूंगा, इस तरह से। लेकिन उन्होंने पूछा है कारण क्या है भाई तेरा,
तो कैसी दुश्मनी है तुम्हारी? तो कि नहीं, मेरे को बस अब मेरे को एक आध को विकेट गिरा देनी है, मैं इमरान खेड़ावाला को भी इसकी भी हत्या कर डालूंगा, गोलियां मारूंगा, उसको पता चल जाएगा कि तुम्हारे को भी पता चल जाएगा। तो ये सब हुआ। तो उन्होंने मेरे भतीजी उन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन किया, पुलिस की गाड़ी आ गई यहाँ पर, और उस वक्त पीआई मेरे को फ़ोन किया इन्होंने। तो मैं बाहर था, तुरंत मैंने फ़ोन रिसीव करके मैंने बोला पीआई को, मैं कहा इस तरह से बनाए मेरे घर के ऊपर जिस तरह से वो हमला करने आया है, वो आदमी यहाँ गाली गलौज कर रहा है, मार डालने की धमकी दे रहा है, जान से मारने की धमकी दे रहा है। तो तुरंत पीआई यहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा तो उस वक्त ये भाग गया था, यहाँ था नहीं। ये आपको मैं बताऊँ कि इसने तीसरी मरतबा ऐसा किया है। 26 अप्रैल को मैं नहीं था, आनंद में कार्यक्रम में था पॉलिटिकली, उस वक्त भी मेरे घर से यहाँ से फ़ोन आया कि यहाँ आया, बेसबॉल का डंडा हाथ में था, घर में गाली गलौज की, बाहर आके और कि मैं देख लूँगा, एक आध को मार डालना है, इस तरह की बातें ये करता था। जिस तरह वो मेरे घर के पास आके यहाँ जो बोल रहा था, उसके सीसीटीवी फुटेज भी थे, मैंने कमिश्नर साहब को भी दिए, डीजीपी साहब को भी मैंने वो पहुँचाए, और गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल को भी मैंने लेटर लिखा। रात को मुझे गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी साहब से भी बात हुआ था, उनको भी मैंने बोला कि इस तरह से आज मैं मेले हूँ, मेरे साथ इस तरह से होता है, तो मैं हाजिर नहीं था, लेकिन मेरे परिवार के साथ होता है, मुझे मार डालने की धमकी देता है, तो ऐसे लोगों को कड़क से कड़क कार्रवाई हमको करनी चाहिए। लेकिन मुझे गुजरात पुलिस पे पूरा भरोसा विश्वास भी है कि जिस तरह से वो एक्शन लेगी, तो ऐसे गुनहगार कोई भी समाज का हो, उस पर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो भी आवारा तत्व हैं, जो गुंडे हैं, उनके खिलाफ जो हैं वो सख्त से सख्त एक्शन पुलिस करे। अगर विधायक और उसके परिवार पर जो है हमले की बात होती है, इतनी हिम्मत अगर उनमें है, तो फिर आम जनता का क्या होगा? तो ऐसे में पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा से आलम के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। मॉनसून देश के पश्चिमी हिस्सों में तय वक्त से पहले ही पहुंच चुका है। गुजरात के कई हिस्सों में प्री मॉनसून बारिश देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी के बीच झमाझम बारिश से गुजरात में लोगों को राहत मिली है, तो मुंबई में भी मॉनसून के बादल खूब बरस रहे हैं। आसमान में काले घने बादल और तेज हवा के साथ जोरदार बारिश। भीषण गर्मी के बीच ये बूंदें लोगों के लिए राहत बनकर आई है। ये तस्वीरें गुजरात से आई है, जहां बादलों के बरसने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चंद रोज पहले तक पूरा गुजरात भीषण गर्मी की गिरफ्त में था और लोग बेसब्री से बारिश की राह देख रहे थे। अब लोगों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि गुजरात के कई हिस्सों में प्री मानसून बारिश शुरू हो चुकी है। मौसम विभाग का कहना है कि गुजरात में जल्द मानसून की एंट्री हो सकती है। आने वाले 48 घंटे में जो साउथ वेस्ट मानसून साउथ गुजरात के कुछ भाग में प्रवेश करेगा। आने वाले 48 घंटे में साउथ गुजरात के कुछ भाग में जो रेनफॉल दिया गया है वो लाइट से मॉडरेट रेनफॉल दिया गया है आज के लिए, और कल के लिए साउथ गुजरात के लिए जो रेनफॉल दिया गया है वो लाइट रेन का। लेकिन पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में मानसून पहुंच चुका है। मानसून की दस्तक के बाद मुंबई हर बार की तरह इस बार भी पानी पानी हो गई है। रविवार देर शाम और रात में हुई तेज बारिश की वजह से मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर गाड़ियां दौड़ने की बजाय रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। सड़कों पर वाटर लॉगिंग की वजह से वाहन चालकों को और भी कई दिक्कतें पेश आ रही है। सबसे ज्यादा चुनौती बाइक सवारों के लिए हो रही है। पैदल चलने वाले लोगों के लिए तो सड़क के इस पार से उस पार जाना दूभर हो गया है। सड़कें तालाब बन चुकी है। मुंबई में मानसून ने दस्तक दे दी है और इस दस्तक के बाद शुरू हो गया है मुंबई में जल जमाव की समस्या। तेज बारिश के बाद गांधी मार्केट के इस इलाके में पूरा पानी भर गया है। इस जो जल जमाव के बाद एक बेस्ट की बस है वो भी बंद पड़ गई है। वही दूसरी तरफ कई बाइक सवार ऐसे हैं, बाइक ऐसी है जो बंद हो गई है। जो तस्वीर में देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं वो रेंगती हुई नजर आ रही है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में इसी तरह मुंबई में और तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। हालांकि मुंबई के जिंदा दिल लोग इस मुसीबत को भी एंजॉय कर रहे हैं। नायगांव में नौजवान और बच्चे बारिश के दौरान सड़कों पर निकलकर मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग रैन बात और रन डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। दरअसल मानसून के दौरान वाटर लॉगिंग
और ट्रैफिक कंजेशन मुंबई की पुरानी समस्या है। हर साल मानसून के दौरान मुंबई की सड़कें दरिया में तब्दील हो जाती हैं। इसलिए मुंबई के लोगों ने इस समस्या को शायद अपनी नियति मान ली है। इसलिए वो इस आपदा को अवसर में तब्दील करने का हुनर सीख गए हैं। अहमदाबाद से ब्रजेश दोषी और मुंबई से एजाज खान के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ मॉनसून की आहट है, दूसरी तरफ सैलानियों की भीड़ है। इस बार बड़ी तादाद में लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच बारिश के बाद मौसम सुहावना होने से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। गर्मी की छुट्टियों में टूरिस्ट प्लेस इन दिनों सैलानियों से गुलजार है। बड़ी तादाद में लोग दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के दीदार करने भी जा रहे हैं। अब तक करीब 5 लाख से ज्यादा सैलानी यहां आ चुके हैं। गर्मी की छुट्टियों के अंदर आमतौर पे लोग ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां पे गर्मियां कम हो, लेकिन गुजरात के अंदर दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो टूरिस्ट के लिए गर्मियों की छुट्टी के दौरान भी काफी पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस है। इस जो पूरी सीजन है, इस सीजन के दौरान यहाँ पे 5 लाख से भी ज्यादा सैलानी देश भर से आए हैं। अलग अलग राज्यों से लोग यहां आकर 182 मीटर ऊंची सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का दीदार कर रहे हैं और मौसम सुहाना होने से काफी खुश नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा लग रहा है। हम लोग पहले यहाँ पे आने नहीं वाले थे, लेकिन फिर हमें किसी ने सजेस्ट किया कि नहीं, एक बार तो आपको जाना ही चाहिए, इतने टाइम बाद आए हैं आप, फिर तो आएंगे नहीं। तो फिर हमारा अचानक से प्लान बना यहाँ पे आने का। हमने सोचा कि गर्मियों का टाइम चल रहा है, हमें बहुत गर्मी लगेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज वेदर काफ़ी अच्छा है, ठंडी हवा चल रही है और काफ़ी प्लेजेंट एटमॉस्फेयर है। आज मज़ा भी आ रहा है। मेरा तो एक्सपीरियंस यही मैं कहूँगी कि लोग अब्रॉड जाते हैं और वहाँ जाके अपना देश का जो मनी जो है वहाँ पे वो एक्सपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहूँगी कि दिस इज़ द हाईएस्ट स्टैच्यू ऑफ द वर्ल्ड। एक बार यहाँ जरूर आना चाहिए, कि जबकि हमारी गवर्नमेंट ने इतना खर्च किया है और ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ व्यवस्था बहुत ही अच्छी है कि किसी को कोई भी तकलीफ नहीं, वो चाहे छोटे बच्चे हो, मिडिल एज के हो या फिर हमारे वरिष्ठ नागरिक हो, कोई भी हो, किसी को कोई तकलीफ पड़ने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ की सुविधा ही ऐसी है। नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर पर्यटकों की बाहर से यहाँ के कारोबारियों के चेहरे भी चमक गए हैं। वहीं गर्मी से निजात पाकर और पसंदीदा जगहों पर छुट्टी बिताकर पर्यटकों के चेहरों पर भी सुकून है। यहाँ पे सैलानी जो आए हैं, जो फोटो वगैरह भी अपने यहाँ पे लेते हैं। खासतौर पे ये जो जगह है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, टूरिस्ट के लिए काफ़ी पसंदीदा इसीलिए है। यहाँ पे हर तरह की व्यवस्था है। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जब ऊपर से लोग आते हैं तो यहाँ पे एस्केलेटर के जरिए लोग नीचे आ पाते हैं। सबके लिए हर तरह की जो व्यवस्था की गई है, इसकी वजह से इस बार की जो गर्मी की छुट्टियों के अंदर यहाँ पे 5 लाख से भी ज़्यादा सैलानी आए हैं। नर्मदा नदी के रिवर के बीच इसको बनाया गया है और इसकी वजह से यहाँ पे जो लोग आते हैं, मतलब गुजरात ही नहीं लेकिन गुजरात के बाहर से भी लोग आते हैं। जो सैलानी हैं यहाँ पे गुजरात के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, देश के अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, उनको यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं कि अभी भी जो टूरिस्ट का हुजूम है यहाँ पे जो है, ये पूरा जो सीजन है, ये सीजन के दौरान 5 लाख से भी ज़्यादा सैलानी यहाँ पे आ चुके हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिन प्रतिदिन सैलानियों का पसंदीदा टूरिस्ट प्लेस हर सीजन में, हर वेकेशन में बनता जा रहा है। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा, आज तक। इसी के साथ आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।